वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी जुडिशरी में इसके रिगार्डिंग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट भी है। जब आप BLLB करते हैं या LLB करते हैं तो उसमें उसके अलावा नेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इसकी डेफिनेशन, उसकी स्कोप, उसकी नीड और कि वो एक स्ट्रॉन्ग लॉ है कि एक वीक लॉ है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ नेशंस। नेशन का मतलब है जैसे इंडिया, ठीक है, जैसे USA, जैसे UK, जैसे श्रीलंका। तो ये सब एक नेशंस हैं, ये सब कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके जो लॉज हुए उसे लॉ ऑफ नेशन कहेंगे और उसको हम म्युनिसिपल लॉज भी कहते हैं, जो लीगल पॉलिटिकल एंटिटी के होते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़, ये नेशंस अपनी एक लीगलिटी और पॉलिटिकल एंटिटी गेन कर लेते हैं क्योंकि ये सोवरन होते हैं। जैसे कि आप इंडिपेंडेंस लेके आप अपने लॉज खुद बनाते हैं, ठीक है, तभी तो आपको स्टेट कहा जाता है। तो इसलिए अब क्या हुआ, अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इनके लॉ ऑफ नेशंस मतलब एक तो हो गया कि इनकी अपनी खुद की हो गई। अब सपोज करो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अपने खुद के लॉज हुए, लेकिन इंडिया एक ग्लोब में है, एक पूरी कंट्री, एक पूरे प्लैनेट पे है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके नेबर्स के साथ कैसे कनेक्शन होंगे, वो कैसे ट्रीटीज़ बनाएगी, कैसे वो बिजनेस करेगी। तो इसलिए हमें एक ऐसे लॉज चाहिए जो सबको यूनिफॉर्मली गवर्न करे, ताकि एक पीस और सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनली गेन हो सके। तो इसी को इंटरनेशनल लॉ कहते हैं और इसी को लॉ ऑफ नेशन कह सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या लॉ ऑफ नेशन या इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर लॉ है नेशनल लॉ से। तो उसके रिगार्डिंग कोई ऐसा कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि ये कहा गया है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करते हैं और अगर आप इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं तो वो सुपीरियर हो जाता है। जैसे अगर आप UNO के मेंबर है तो ऑटोमेटिकली यू आर बाइंडिंग विद द नॉर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ UNO लाइक। और अगर UNO ना हो कि कोई और सी ऐसी कोई इंटरनेशनल लॉ की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और आप उसको रेक्टिफाई करते हैं बाय बिकमिंग द मेंबर और बाय एनी अदर थिंग, तो आप ऑब्वियसली बात है उससे बाइंड हो जाएंगे, तो वो सुपीरियर इस तरीके से हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी? इंटरनेशनल लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? अब जैसे सपोज करो अफ्रीका था, ठीक है, अफ्रीका से जो ह्यूमन बींग्स थे, जो आदमी थे, मैन एंड वुमेन, इनको लाया गया था वेस्ट में और USA UK इन सब में, और इनको स्लेव्स बना दिया, ठीक है, और इनके साथ बहुत ही मतलब एनिमल से भी ज़्यादा बुरी कंडीशंस इनकी रखने लगे। तो अब इन चीज़ को कौन गवर्न करे? अब ये तो कह देंगे कि भाई हमारे यहाँ तो USA में तो ये लॉ है कि स्लेव रख सकते हैं आप, या UK में हम तो ये कर सकते हैं, या जो भी है वो कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसीलिए इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत पड़ी ताकि ये एक यूनिफॉर्मली सारे ह्यूमन बींग्स पे एक यूनिफॉर्म वर्क कर सके और हर एक को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर सके। दूसरा, इन्वायरमेंट। अब सपोज करो कि यहाँ ये जो पार्ट है ग्लोब का, इसकी ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बना देता है और जिससे यहाँ के जो लोग हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं उनको भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अब ये क्यों इस चीज़ के लिए पे करें जब ये लोग ऐसा नहीं कर रहे और ये कर रहे हैं? तो इसलिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि सब रहते तो एक प्लैनेट पे ही है ना, तो इसलिए एक प्लैनेट को बचाने के लिए हमें इन्वायरमेंट की वजह से इसकी नीड पड़ी। अब इंटरनेशनल लॉ का क्या फीचर है? सबसे पहला फीचर है डायनेमिक। ये एक डायनामिक फीचर है जो चेंज होता रहता है विद द चेंजिंग टाइम, ठीक है। तो ये कोई स्टैटिक नहीं है, ठीक है, और ये हमेशा ग्रो करेगा। कैसे? अब सपोज करो यहाँ पे जैसे ये ग्लोब है, तो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ कुछ चेंज हुआ, क्लाइमेटिकल चेंज हुआ या ये वॉर हो गई या किसी भी तरीके से यहाँ की सिचुएशन चेंज हुई, तो जैसे सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो उसको नॉर्म्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए डायनामिक फीचर रखता है जो चेंज होता रहता है विद द पासिंग टाइम। दूसरा, ये ट्रेडिशनल भी है, जुडिशियल भी है और इंडिविजुअलिस्टिक की भी बात करता है। ये ट्रेडिशनली भी है, सोशल इंडिपेंडेंसी की बात करता है, ट्रेडिशनली भी, जुडिशली भी और इंडिविजुअलिस्टिक भी। यहाँ पे इंडिविजुअल को भी फोकस किया गया है। इंडिविजुअल मतलब एक ह्यूमन, तभी तो ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। तो इसके ये फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं इसकी एक डेफिनेशन के ऊपर। तो ग्रुटस एक जूरिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की ओरिजिन दी थी। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ जाता है और इसको लेकर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसने ओरिजिन किया इंटरनेशनल लॉ के। तो वो है
जो ग्रूटस, जूरिस्ट ग्रूटस, जिन्होंने ओरिजिन किया था इंटरनेशनल लॉ का, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात की गई थी। द प्रेजेंट डे इंटरनेशनल लॉ ऑन इट्स ओरिजिन टू द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट ग्रूटस, जिन्होंने अपना एक काम दिया था, मतलब जिनकी बुक का नाम था डी जूरी बेली एग पेसी, 1625 में उन्होंने लिखा था। द लीगल बेसिस टू मैनी एरियाज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा बात हुई थी। एंड हिज मेन आइडिया इज दैट देयर आर सर्टन इटर्नल अनचेंजेबल इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ विच हैव रूट इन ह्यूमन रीजन। दिस इज द लॉ ऑफ रीजन इज कॉल्ड बाय हिम एज अ नेचुरल लॉ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नेचुरल लॉ से कनेक्ट कर दिया था, ह्यूमन रीजन के लॉ से कनेक्ट कर दिया था कि इसकी जो जड़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे हैं, ह्यूमन उसके रीजंस हैं, और इस रीज़न की वजह से इसे नेचुरल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रूटस थे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में उसकी ओरिजिनिटी की थी। अब इंटरनेशनल लॉ की जो एग्जिस्टेंस है वो ग्रीक कल्चर में भी देखा जा चुका है, इजिप्ट कल्चर में भी देखी जा चुकी है, और इंडिया की कल्चर में भी। ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से ही इन सब जगह आपको इंटरनेशनल लॉ की कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंस मिले ही। अब इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे हड़प्पन टाइम हो गया या हड़प्पन टाइम हो गया, तो इसमें क्या हो रहा था, ईरान से लोग आ रहे थे, चाइना से लोग आ रहे थे जो यहाँ पे ट्रेड करते थे। तो जब अगर बाहर की कंट्री के लोग यहाँ पे आके ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए जाएंगे उनको रेगुलेट करने के लिए। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ की एग्जिस्टेंस ग्रीक, इजिप्ट और इंडियन कल्चर्स में हमेशा से देखी गई थी। बस ग्रूटस ने क्या किया, 1625 में एक वर्क किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था डी जूरी बेली एग पेसा, जिससे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की ओरिजिनिटी कर दी। अब इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया, जेरेमी बेंथम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना बहुत एग्जाम्स में आता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ किसने कॉइन किया। अब यहाँ एक जो है थोड़ा सा स्लाइडली थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि ग्रूटस जो थे इन्होंने ओरिजिन किया। अगर आप अभी नेट का एग्ज़ाम देखेंगे जो अभी रिसेंट में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन किसने किया, तो वो किया था ग्रूटस ने। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया, कॉइन करने का मतलब है कि इंटरनेशनल वर्ड किसने दिया, तो वो दिया था जेरेमी बेंथम ने 1780 में। इसकी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एंशियंटली ग्रीस, इंडिया और रोम कल्चर में इंटरनेशनल लॉ के हमेशा से एग्जिस्टेंस पाई गई थी। तो जेरेमी बेंथम ने एक डेफिनेशन दी थी, कहा था कि द बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द रिलेशन अमंग स्टेट्स। तो ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स जो रेगुलेट करते हैं रिलेशन अमंग स्टेट्स, उसको इंटरनेशनल लॉ वर्ड इन्होंने दे दिया, और इस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को कॉइन आउट कर दिया। आई एम रिपीटेड अगेन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ओपनहेम की डेफिनेशन। अच्छा, ओपनहेम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जूरिस्ट है, क्योंकि ओपनहेम के बारे में ना कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो उसकी डेफिनेशन आ जाती है या डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म आ जाती है। तो आज की वीडियो के बाद आप दोनों आंसर दे पाएंगे। जैसे प्रोफेसर ओपनहेम ने डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ को फॉलोइंग वर्ड्स में। ठीक है, पहले उन्होंने कहा लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम for body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other। इन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ नेशन या इंटरनेशनल लॉ, आप उसको जो भी नाम दो, ठीक है, वो नाम है उस बॉडी का जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स, कस्टमरी रूल्स वो होते हैं, कस्टम्स वो होते हैं जिन्हें हम बहुत ही लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं सेम एक्शन को, तो उसे कस्टम्स का नाम दे देते हैं। तो जो बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स क्या होते हैं, जिसको हम ट्रीटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, फिर अपने आप को उससे बाइंड कर लेते हैं, तो वो कन्वेंशनल रूल्स हो जाते हैं। विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज, लीगली बाइंडिंग फोर्स भी दे रहे हैं, और सिविलाइज स्टेट, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो सिविलाइज स्टेट का दिया गया है, इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, जब वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ये क्या हो गया ओपनहेम की डेफिनेशन। अब इसका क्रिटिसिज्म जो बहुत हमेशा से एग्जाम्स में पूछा जाता है और वैसे भी है, तो इसका सबसे पहले कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो स्टेट, जैसे यहाँ सिविलाइज स्टेट है ना, तो स्टेट का मतलब क्या है कि क्या सिर्फ स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ से बाइंड हो रहे हैं, क्या वही सिर्फ इंटरनेशनल लॉज बन रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो बनाती हैं MNCs, जिसे मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं, उनका क्या
क्या वो डेफिनेशन से, क्या वो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे? दूसरा क्रिटिसिज्म जो आया वो है सिविलाइज्ड स्टेट। जब भी मैंने यहाँ पे फोकस किया सिविलाइज्ड स्टेट वर्ड पे, सिविलाइज्ड वर्ड पे, कि सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब क्या? अगर कोई स्टेट सिविलाइज नहीं है तो क्या वो इंटरनेशनल लॉ में नहीं आ सकती? क्या वो इंटरनेशनली अपने रिलेशंस नहीं बना सकती? लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या? कौन उसको लीगली बाइंड करेंगे? अब दो पार्टी अपने आप में कन्वेंशन बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है। अब वो लीगली बाइंडिंग कौन, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो कौन उनको लीगली बाइंड करेंगे? उसके बारे में ओपेनहाइमर की कोई डेफिनेशन में कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया। फिर इन्होंने बात की बॉडी ऑफ रूल्स। बॉडी ऑफ रूल्स का मतलब क्या? बहुत स्टैटिक रूल्स होते हैं और क्या फिक्स ही हैं? कस्टम्स का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द कस्टम? कस्टमरी का मतलब कौन से कस्टम्स? क्या हर एक कस्टम्स जो म्यूनसिपल लॉज में या म्यूनसिपल स्टेट्स में फॉलो किए जाते हैं या इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ में फॉलो किए जाते हैं? और थर्ड बात है इंडिविजुअल और यूएनओ मेंबर्स। इंडिविजुअल का क्या मतलब? यहाँ तो सिर्फ स्टेट्स का नाम दिया, इंडिविजुअल कहाँ जाएंगे? एक ह्यूमन बीइंग कहाँ जाएगा अगर उसके साथ कुछ वायलेशन हो गया तो इस तरीके से इसके जो 6 क्रिटिसिज्म्स थे जो ओपेनहाइमर की डेफिनेशन से आए। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हमेशा पूछ लिया जाता है। अब एक और डेफिनेशन है, जब ओपेनहाइमर ने ये डेफिनेशन दी और फिर उसके बाद उनको 6 क्रिटिसिज्म से जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने नई डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की दी, जिसका था इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर. These rules are primarily those which govern the relation of nations, relation of states, but states are not only subject of international law, international organization, and to some extent also individual may be subject of rights conferred and duties imposed by international law. तो इस तरीके से फिर ओपेनहाइमर की जो न्यू डेफिनेशन आई वो थोड़ी रिवाइज्ड आई, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और फिर रिवाइज्ड आई। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन जो हैं वो ओपेनहाइमर की अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रे, प्रोफेसर ग्रे की डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल्स विच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन द इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, वही ईच अदर के साथ इंटरकोर्स करने में, रिलेशंस बनाने में जो रेगुलेट करते हैं कंडक्ट्स ऑफ द स्टेट, वो ही इंटरनेशनल लॉ है, ये ग्रे ने कहा। कैल्सन ऑल्सो गिवन द सिमिलर डेफिनेशन। कैल्सन और ग्रे दोनों की सिमिलर डेफिनेशन है। फिर कॉबिट का इंटरनेशनल लॉ में भी डिस्क्राइब एज द सम ऑफ द रूल्स एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड स्टेट एज डिटरमाइन देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स ईच अदर सब्जेक्ट। ये भी डिटरमाइन करती है कि हम एक दूसरे के साथ क्या कंडक्ट करते हैं और साथ में अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी। तो ये बात इंटरनेशनल लॉ के बारे में कॉबिट ने बोली। स्टार्क ने डेफिनेशन दी इंटरनेशनल लॉ may be defined as a body of rules which is composed of its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relation with each other and which include also. तो ये थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन स्टार्क दी और उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ कंडक्ट और प्रिंसिपल जो पहले हैं, जो पहले जूरिस्ट भी कह चुके हैं, वही यहाँ पे भी हुआ कि जो स्टेट फील करती है कि हम उससे बाउंड है और कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं उनके रिलेशन के बीच में। इसके अलावा जो फॉलोइंग थिंग्स है, दो और बात थी जो स्टार्क ने बताई। पहली, द रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड देयर स्टेट्स रिलेशन विद स्टेट्स एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ स्टेट की बात नहीं करी गई। अब इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके भी रिलेशंस होते हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ में आएंगे। Certain rules of law relating to individual and non-state entities so as far as right to duties of such individuals and non-state entities are concerned of the international communities. साथ में individual और non-state entities, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएंगे, उनके rights and duties भी हैं एज एन इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटीज़ के रूप में। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमने ओपेनहाइमर की डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म पढ़ा था, तो वो क्रिटिसिज्म लोगों ने जैसे किया, उसके बाद उनकी नई डेफिनेशन आई और बाद में जो अदर जूरिस्ट आ रहे हैं वो भी अपने डेफिनेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, इन सब का एक फोकस पॉइंट दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। ओके, सचवर्जेनबर्ग प्रोफेसर जो हैं, जूरिस्ट जो है, उन्होंने कहा है इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटीज एज हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। और बॉडी ऑफ रूल्स तो हैं, लीगल रूल्स तो हैं, उन पे तो अप्लाई करते ही है, साथ में ऐसी लीगल एंटिटीज़ पे भी जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जिनको गेन हो रही है। तो अगर आप इन सब को देखें
तो एक कंक्लूजन निकलता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट है जो रेगुलेट करता है द राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब किन किन की? स्टेट्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड बोथ सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड स्टेट्स की, इंडिविजुअल्स की। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी जो रेगुलेट्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। ठीक है, अब आ जाता है कि क्या इसका स्कोप कितना है। ट्रेडिशनल जुरिडिकल इंडिविजुअल सोशल इंडिपेंडेंसी की बात करता है। सोशली इंडिपेंडेंसी क्या होती है कि जैसे हम अपने नेबर्स के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अब सपोज करो नेपाल हो गया। नेपाल जो है वो चारों तरफ से स्टेट लॉक है, मतलब उसका कोई ओशन से नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेट लॉक है। यहाँ से इंडिया आ जाता है, यहाँ से चाइना आ जाता है और मेजोरिटी तो वो इंडिया से कवर है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में वो किस किस पे डिपेंड है कि अगर समुद्र से कोई चीज़ आ रही है तो उस तक कैसे पहुँचे, तो इसलिए उसको ये टेरिटरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो देयरफॉर सोशल इंडिपेंडेंसी हुई। तो ये बात इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। फ्रेडरमैन ने कहा है फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इंटरनेशनल वेलफेयर, मतलब जैसे अब हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और दूसरे स्टेट्स के डिप्लोमेट्स हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल वेलफेयर की बात करते हैं। दूसरा, ये एक्सपेंड करता है साइंस, ट्रेड, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी को। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, अब सपोज करो एप्पल है तो वो कहाँ की कंट्री, वो अमेरिका की कंट्री है, लेकिन हमें यहाँ तक मिल पाती है, हम उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ तक यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से? इंटरनेशनल लॉ की वजह से। इंटरनेशनल लॉ ने ही तो उसे एक्सटेंड किया, इसकी वजह से। 20th सेंचुरी में, जो कि पास गोइंग सेंचुरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क किया और ये कहा गया कि फ्यूचर बिलोंग्स टू सच ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एक कोट आई कि फ्यूचर किन को बिलोंग करता है, तो ये बात हुई कि फ्यूचर बिलोंग करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू करी पिछली सेंचुरी में, जैसे लीग ऑफ नेशन हो गया, या जैसे यूएनओ हो गया, या अब तो अलग अलग भी बना रहे हैं, लेकिन ये दो जो प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो लोग वर्क भी करते हैं। अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब WHO इंडिया में भी वर्क करता है। ठीक है, WHO हर जगह काम करता है, एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कोड दी गई थी कि फ्यूचर बिलोंग टू सच ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर बिलोंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 20th सेंचुरी में ये काफ़ी हेल्पफुल रही। इंडिविजुअल भी अब सब्जेक्ट हो चुका है इंटरनेशनल लॉ का और कोडिफाई होने लगा है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ जो हैं वो बनने लग गई, स्पेस को लेके, सन को लेके, मून को लेके, और डिस्कवरीज बियॉन्ड प्लैनेट होने लग गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है कि नहीं। अच्छा, अभी किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रू लॉ है या नहीं, कि क्या वो बेसिकली ट्रू लॉ है कि नहीं। लॉ जब बनता है तो उसके साथ उसकी पनिशमेंट भी बनती है कि अगर आपने वॉयलेशन किया है इसका तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन पे उसमें भी आता है एग्जाम्स में भी। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हुए बहुत सारे, जिसमें ऑस्टिन ने इसको और पोलाक और ऑस्टिन ने दोनों ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड की और एनफोर्सेबिलिटी की मिसिंग थी। कमांड की और एनफोर्सेबिलिटी की मिसिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनफोर्सेबल अथॉरिटी है ही नहीं। अगर आप इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन करते हो तो कैसे इसे एनफोर्स करवाओगे। तो इसलिए ऑस्टिन ने उसको एक वीक लॉ बोला। और साथ में उन्होंने ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है एंड नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि यहाँ पे मॉरल फोर्स की बात कर रहा है, एनफोर्स की बात नहीं कर रहा। मॉरली ये है कि ठीक है, मॉरली अब हमको पता है हमारी कॉन्साइंस ने कॉन्साइंस है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो पॉजिटिव मोरालिटी हो गई। ठीक है, हमें ये नहीं करना, ये पॉजिटिव मोरालिटी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम मोरालिटी के ऊपर है, लेकिन अदरवाइज तो लोग कर रहे हैं ना। अब सपोज करो मर्डर जो है वो गलत है अगर वो एनफोर्सेबल ना हो तो, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए एनफोर्सेबिलिटी चाहिए, तो वो इंटरनेशनल लॉ में मिसिंग है। ये बात कही ऑस्टिन ने और उसकी जो थ्योरी है उसको पोलाक ने सपोर्ट की। तो इसलिए ये क्या बोला कि तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। लेकिन ओपनहैम ने, ठीक है, और स्टार्क ने, दोनों ने बोला कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ है। कैसे कि ओपनहैम ने कहा कि इट रिकॉग्नाइजेस अ लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड स्टेट बाइंड देमसेल्फ मॉरली एंड लीगली।
वो अपने आप में लॉ ऑफ प्रैक्टिस की बात करता है, ठीक है। वो एक ऐसे लॉ की बात करता है जिसमें स्टेट अपने आप को बाउंड करती है लीगली भी और मॉरली। दूसरी उन्होंने बोला स्टेट रिकॉग्नाइज इट्स एक्सिस्टेंस, ठीक है। दूसरा ओपनहेम का जो रीज़न था वो ये था कि स्टेट अपने आप को रिकॉग्नाइज करती है जिस एक्सिस्टेंस, अपने आप को एग्जिस्टेंस करके उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ इंटरनेशनल लॉ प्रेजेंट है और हम उसको रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, तो इस तरीके से वो ट्रू लॉ है, ठीक है। स्टार्क ने 4 ग्राउंड बताए। सबसे पहले लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लाइक इन मैनी प्रिमिटिव कम्युनिटी मिसिंग। स्टार्क ने कहा कि ठीक है यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जैसे अगर आप देखिए जनरल असेंबली, लॉ मेकिंग, ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन। लॉ मेकिंग्स हैं, ट्रीटीज़ बन रही हैं, कन्वेंशन बन रही है, इसी से तो लॉ बन रहा है। इंटरनेशनल अथॉरिटी मेक इट एनफोर्सेबल। इंटरनेशनल अथॉरिटी जैसे सिक्योरिटी काउंसिल उसको एनफोर्सेबल बना रही है। यूएन, ट्रू लीगलिटी। यूएन तो अपने आप में एक ट्रू लीगलिटी है। तो इसलिए 4 ऐसे ग्राउंड स्टार्क ने बताए जिससे ये कंक्लूड किया गया और उन्होंने ये माना भी, इस थ्योरी की फेवर भी की कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ट्रू लॉ है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ को एक ट्रू लॉ बताया। लॉ कैसे है अब इसकी बताती हूँ। लॉ नॉट ओनली मीन्स रूल्स बाय सॉवरेन अथॉरिटी। लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सॉवरेन अथॉरिटी से हो। इवन इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रीटीज, कस्टम्स एंड कन्वेंशन। इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी एक लॉ बनाती है कस्टम से, ट्रेडिशन से और ट्रीटीज से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये हम जो पॉइंट्स बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, ठीक है, इसके फेवर में। दूसरी बात कही गई, इंटरनेशनल लॉ बिकम पार्ट ऑफ स्टेट्स लॉज लाइक यूके, यूएसए, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉज जो हैं वो या नेशनल स्टेट्स जो भी अपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने लगे, पार्ट बनाने लगे अपना, जैसे यूएसए ने, यूके ने भी बनाया और हमारे यहाँ पे भी हम भी इससे, जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट लॉ को लेके चेंज किए थे, इन्वायरमेंट को रिलेटेड, तो वो हमने इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट किया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स बनने लगी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बाइंडिंग और सेंक्शन देने लगा जैसे सिक्योरिटी काउंसिल देती है। वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज लेस। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रू लॉ है, ठीक है। अब इसकी अथॉरिटी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो वैसे भी बहुत ही कम ऐसा है कि जिसको वॉयलेट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोग उसको खुद ही एनफोर्स कर लेते हैं अपने ऊपर, इसलिए तो कंक्लूजन ये निकला कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है लेकिन साथ में वीक लॉ है और एक सिस्टमैटिक लॉ है। तो ये हमारा लास्ट का कंक्लूजन निकला। इस तरीके से हमने इंटरनेशनल लॉ के बारे में आज पढ़ा, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशंस देखी, हमने इसका स्कोप देखा, नीड देखा और फाइनली आके इसके कि ट्रू लॉ है कि नहीं। तो हमने ये कंक्लूड किया कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, ठीक है, ट्रू लॉ है लेकिन एक वीक लॉ है। वीक इसलिए है क्योंकि हम खुद अपने आप को बाउंड कर रहे हैं, ये हमें बाउंड नहीं कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक सिस्टमैटिक लॉ है जो सिस्टम से बन के बना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बना है। थैंक यू।